नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। और अनुपम मिश्रा जी से हम बात करेंगे कुछ कानून-वानून की। और आजकल कानून बड़ी चर्चा में है, आजकल कोर्ट्स बड़ी चर्चा में है। तो ये तो हमारी पसंद के विषय हैं, तो उस पर अनुपम मिश्रा जी से चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अनुपम जी की घूमता आईना को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो आप क्यूआर देख रहे हैं उसको आप स्कैन करके कृपया आप हमारा सहयोग अवश्य करें पत्रम पुष्पम से, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारा आप जो देख रहे हैं वो हिंदू इकोसिस्टम बन रहा है और कुछ कर तो रहा ही है। आपको पता है ना, वक्फ एक्ट का सबसे पहला डिस्कशन मेरे और विष्णु शंकर जैन के बीच में 15 अप्रैल 2021 को जब डायलॉग्स पर ही हुआ था। तो अनुपम जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बड़ा इकोसिस्टम बनाया है आपने। वैसे तो अब तमाम जगह बन रहा है, लेकिन शुरुआत डेफिनेटली आपने की। मामूली इकोसिस्टम नहीं बनाया, इसलिए जितनी बार ये बात होती है उतनी बार मैं इसमें ज़रूर जोड़ता हूँ कि एनीथिंग फॉर जयपुर डायलॉग्स, जो भी किया जाए कमाल का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बताइए साहब, ये कल क्या जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसका हम क्या आशय निकालें? देखिए, मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब 13 को रिटायर हो रहे हैं। अब 13 को तो फेयरवेल हो जाएगा, उसके पहले 12 को छुट्टी है, 11 को संडे है, 10 को सैटरडे है, तो मेरे ख्याल से 9 इनका लास्ट वर्किंग डे होगा। और अगर 9 लास्ट वर्किंग डे होगा तो 5 तारीख को इन्होंने मुकदमा ही लगाया है, समय भी तय कर दिया है। इनको लग रहा है कि 5 से 9 के बीच में ये मामला, ये इसको चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हाथ लगा के भी इन्होंने फाइनली उसको लेट गो कर दिया, उसकी सुनवाई से एक तरह से थोड़ा रेजिस्ट किया, नहीं किया उसको। और अब मुझे लगता है कि वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चूंकि उन्होंने हाथ लगा के पीछे हट गए, तो अब वो वक्फ एक्ट को अपनी विरासत, अपनी लेगेसी बना के जाना चाहते हैं। हालांकि मेरा यही कहना है कि साहब, अगर उनको कोई अपनी विरासत, अपनी लेगेसी बनानी ही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब को, तो उनके कार्यकाल में इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना बड़ा कांड जो पहले कभी नहीं हुआ, और जिसको कि कल जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति महोदय ने बड़ी शानदार, बहुत शालीन, बड़ी परिष्कृत, लेकिन इमेंसली नॉलेजेबल एंड लीगल अपनी जो उनकी स्पीच है उसमें पॉइंट आउट किया है। तो मेरा मानना है कि बजाय ये सब देखने के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को देखना चाहिए कि अपने रिटायरमेंट के पहले किसी भी तरह जस्टिस यशवंत वर्मा वाले कांड को दिस वे दैट वे निपटा दें। क्लीन चिट देना हो तो क्लीन चिट दे दें, कुछ और करना है तो वो कर डालें। लेकिन जब इतना बड़ा कांड आपके कार्यकाल में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए हुआ, तो इतिहास आपको याद करेगा कि साहब, आप भारत के प्रधान न्यायाधीश थे और इतनी बड़ी घटना हो गई और आप उसको एक ट्रांसफर और एक इंक्वायरी कमेटी बता के रिटायर हो गए। मुझे लगता है कि उनको अपनी इस लेगेसी के बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए। तो पहले हम धनखड़ साहब की बात कर लेते हैं, फिर जो ये नुआंसेस हैं इसके आपने बताया कि 5 तारीख से 9 तारीख तक। अब आप देखिए, जो ऑर्डर आया है उसमें 5 तो पिटिशंस उन्होंने एक तरफ से लगा दी हैं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और दूसरे पक्ष से भी अपने विष्णु शंकर जैन जी को लीड काउंसिल बना के, और एक तो उनके हरिशंकर जैन जी की याचिका है, उसका नाम लिख दिया है। और मेरी बात हुई विष्णु शंकर जैन जी से कि अभी उसमें और जो है उन्होंने एंड अदर्स लिखा हुआ है, तो एंड अदर्स में अभी उनको और लिस्ट आउट करनी है। तो अब जो दूसरी याचिकाएं हैं, यानी जो हमारे पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं हैं, आप ये देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, दर्शकों को एक बार फिर बता देता हूँ कि किस तरह से जो 1995 एक्ट को और उसका जो 2013 का जो अमेंडमेंट था उसको जिस तरह से चुनौती दी गई है, तो उस चुनौती को किस तरह से डील किया गया, वो स्वयं मैंने जो एक याचिका दायर की थी राजस्थान हाई कोर्ट में, तो जज साहब ने ये कहा
कि आप पार्लियामेंट के एक्ट को चुनौती कैसे दे सकते हैं? कोई सी इधर-उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जज साहब अब रिटायर हो गए। टीवी में थे टीवी में सुनवाई थी, वायरस मैंने और वीसी से आर्ग्यू कर रहे थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। नो, 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 दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल। हाउ इट इज़ पॉलिटिकल टेलिंग यू ये जो है इसमें डिस्क्रिपेंसीज़ हैं कि किस तरह से ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है, किस तरह से आप देख लीजिए ट्राइब्यूनल का प्रोविज़न कर दिया है जिसका इनेबलिंग प्रोविज़न ही नहीं है, जो आर्टिकल 323 बी जिसमें और आते हैं उसका जो सब्जेक्ट मैटर्स ट्राइब्यूनल के डिफाइन है उसके अंतर्गत भी नहीं आता है ये। उसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्बिट्रेरीनेस है, सेक्शन 40 है, ये सब। No, 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 no. I don't think there is anything in this. I think we will dismiss it. तो जब ये बात कही तो हमारे जो वकील साहब थे वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम माय लॉर्ड प्लीज हियर मी आउट। तो उन्होंने आर्ग्यू किया तो फिर वो इरिटेट हो गए। आपने भी सुना होगा, आपने तो वकालत की पढ़ाई की है, तो जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई जाती है तो उसमें एट्रीब्यूट्स ऑफ लॉ पढ़ाई जाती हैं। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ लॉ में पढ़ाया जाता है कि लॉ शुड बी सर्टेन, एक उसमें होती सर्टेनिटी होनी चाहिए लॉ में, लॉ शुड बी कंसिस्टेंट एंड लॉ शुड बी इजीली अप्रोचेबल, ये सारी चीजें आती हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। उनमें से एक ही चीज नहीं दिखाई पड़ी, इरिटेट हो गए और इरिटेट होकर कहते हैं कि ओके आई विल नाउ डिसमिस इट विद कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपए की कॉस्ट लगा के करूंगा। तो साहब 5 लाख रुपए से तो हम डर गए। तो फिर हमारे वकील साहब ने कहा ठीक है, देन यू प्लीज परमिट मी टू विथड्रॉ इट। और उसमें केवल एक ही सेंटेंस क्या 3 शब्द आए, डिसमिस्ड एज विथड्रॉ। लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है। तो इस तरह से हमारी याचिकाएं डील की गई। अश्विनी उपाध्याय जी जो थे सबसे पहले गए इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में। सेंट जोसेफ की बेंच थी, हमने मना किया इनके सामने मत ले जाओ। आप भी जानते हैं कि ये सारी चीजें तो होती हैं, किसके सामने लगाना है किसके सामने नहीं लगाना है। तो जब वो ले गए तो वो तो उसको वहीं डिसमिस किए दे रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से उसको बचा के फिर ये कहा कि अच्छा आप हाई कोर्ट पे जाइए। तो कि जान बची तो लाखों पाए, हाई कोर्ट पे चले आए। फिर हाई कोर्ट में आए, उसके बाद फिर विष्णु जी की एक याचिका यहाँ लगी है आपके प्रयागराज में, इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज, और बाकी जगहों पे लगी। लेकिन फिर जब गए वहां पे ये कहने कि साहब इतनी सारी याचिकाएं लग गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि लेट अस हैव द बेनिफिट ऑफ एटलीस्ट वन हाई कोर्ट जजमेंट, देन वी विल सी। अब क्या हो गया? पहले तो विष्णु शंकर जैन जी को बधाई कि मुस्लिम पक्ष की वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का मौका मिला। पिछली बार तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भगा दिया गया था। तो अब वो लीड काउंसिल, हमें उनको बधाई देनी चाहिए। अब कह वो तो रहा हूँ, हिंदू पक्ष की ओर से लीड काउंसिल कह तो रहे हैं कि भाई दो बधाई, एक तो लीड काउंसिल हिंदू पक्ष की ओर से जो होना भी चाहिए, और दूसरी बात यह कि साहब फाइनली उनको सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कहने का मौका मिला। पिछली बार गए थे तो ये कहे थे तो हिंदू पक्ष भगा दिया गया। कम से कम मुस्लिम पक्ष की वजह से सुनवाई तो हो रही है। मुस्लिम पक्ष नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट सुनने को नहीं तैयार होता। और रही बात, वो जो बात अभी आप कह रहे थे कि ये बेंच हंटिंग वाली बात, ये देखना पड़ता है कि किस बेंच में जा रहा है और किस में नहीं जा रहा है। अब तो ये ऑफिशियल हो गया। केरल सरकार ने बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने 2 दिन पहले केरल सरकार के वकील ने सबमिट किया कि भाई हमारे मुकदमे को पारदीवाला साहब की बेंच पे भेज दिया जाए, जिन्होंने स्टालिन को बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया है, तमिलनाडु को बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया, हम अपना मुकदमा वहीं करेंगे। चीफ जस्टिस भावचक्के रह गए संजीव खन्ना साहब, कह रहे क्या बात कर रहे हैं आप, कह नहीं हमारे मुकदमे को आप पारदीवाला क्या भेज दीजिए। कमाल बात। इसी परिप्रेक्ष्य में जो कल धनखड़ साहब ने कहा, आप होते आपने इस तरह की बात कही होती कि मुझे अपने मुकदमे के लिए फलाने जज की बेंच चाहिए, तो इस बार आपको 50 लाख का जुर्माना लगता। पर तो चूंकि वो सीपीएम का वकील कह रहा था इसलिए ठीक था।
वो तो आप देखिए, तो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि कल जो धनखड़ साहब ने कहा, एक तो पहले आप दर्शकों के लिए उसको समराइज कीजिए और उसके बाद फिर आप अपनी टिप्पणी दीजिए। देखिए, धनखड़ साहब ने मोटी मोटी 3 बातें कही। पहली बात तो उन्होंने ये कही, और मैं इसको बड़े गर्व से कहता हूं साहब, कि 11 अप्रैल की रात को मैंने ट्वीट किया, मैंने आपको भी भेजा। नाउ इट इज ऑफिशियल, कोई भी चेक कर सकता है। 11 को किसी ने ये ट्वीट नहीं किया, किसी ने अपने वीडियो पे नहीं कहा कि देयर इज अ क्लियर लॉ कि राष्ट्रपति को मैंडेमस जारी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति छोड़िए, गवर्नर को भी नहीं हो सकता। पहली बात तो धनखड़ साहब ने यही सीधे कहा कि आपने राष्ट्रपति को मैंडेमस जारी कर दिया। यू आर हियर, देखिए उन्होंने कहा आप यहाँ पे संविधान की समीक्षा के लिए, संविधान बनाने के लिए नहीं है। आप भाई, राष्ट्रपति आपका नियुक्ति अधिकारी है। ही इज सपोज टू बी द अबव द पॉलिटिक्स ऑफ द लैंड। आपने उसको जारी कर दिया जिसको संविधान में सीधे सीधे इम्यूनिटी हासिल है। पहली बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने जो कही, अब आप ये भी देखिए, बड़ी कमाल की बात है, थोड़ा दर्शकों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दें। एक जज बैठता है तो सिंगल बेंच कहलाती है, 2 जज बैठते हैं तो डिवीजन बेंच कहलाती है, 3 जज बैठते हैं तो फुल बेंच कहलाती है, 5 और 5 से ज्यादा जज बैठते हैं तो संवैधानिक पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाती है। जो कहलाती है हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 145(3) में 145(3) में संवैधानिक बेंच का जिक्र है कि 5 या 5 से ज्यादा जज बैठेंगे तो संवैधानिक बेंच कहलाएगी। चलिए भाई, बात मान लिया। 2 बातें उसमें उन्होंने पॉइंट आउट की। पहली बात तो इतना बड़ा आदेश संवैधानिक बेंच तो जाने थे, फुल बेंच ने भी नहीं किया, डिवीजन बेंच ने कर दिया। पारदीवाला साहब की डिवीजन बेंच ने कह दिया कि राष्ट्रपति को तलब किया जा सकता है। कमाल बात है। मैंडेमस जारी किया जाता है। मैंडेमस माने वी कमांड, परमादेश, हम आपको हुक्म दे रहे हैं, अभी राष्ट्रपति को हुक्म दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा भाई, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी संवैधानिक पीठ का कंसेप्ट, इसकी अवधारणा 145(3) में जब बनी थी, अनुच्छेद 145(3) में, तो वो साल था 1950। उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 जज हुआ करते थे, तो 8 में से 5 जजों की बात हो गई, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों का बहुमत, वो हुआ संवैधानिक पीठ। अब तो 34 जज है, 34 का आधा 17 होता है, आधे से ज्यादा लेंगे तो 18 होता है, इवन फिगर होगी। यानी आज संवैधानिक बेंच शुरू होनी चाहिए 19 जजों से। आज संवैधानिक बेंच 19 जजों से शुरू होनी चाहिए, जो 1950 में 5 से शुरू होती थी। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही। तीसरी बात उन्होंने कहा कि साहब, सुप्रीम कोर्ट आज इस स्तर पे है आप, कि आप सोच रहे हो, जस्टिस यशवंत वर्मा वाले केस का जिक्र किया, उन्होंने कहा आप इंक्वायरी बैठा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे संविधान में जजेस के द्वारा इंक्वायरी किए जाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव द्वारा की जाएगी। आप कैसे इंक्वायरी, आपका कोई जुडिशियल कमीशन नहीं बना है, आप कैसे इंक्वायरी बैठा रहे हैं, आप कैसे इंक्वायरी कर रहे हो। फिर उन्होंने यहां तक कहा कि क्या ये दिन आ गए हैं कि आप ये सोचकर बैठे हैं कि चलो धीरे से मामला खत्म हो जाएगा और लोग भूल भाल जाएंगे। उन्होंने कहा साहब, जनता का, जन साधारण का कोर्ट के ऊपर से भरोसा उठ रहा है, और ये एक अच्छी बात नहीं। ये उनकी मोटी मोटी 3 बातें थी। बाकी मैं कहूँगा जो कानून के विद्यार्थी हैं और जो नहीं भी हैं, उन सबको उन्होंने क्या किया है कि अपने ट्विटर हैंडल पे टुकड़े टुकड़े में अपनी स्पीच जारी की है, और जारी नहीं की है, और वीडियो के साथ उन्होंने उसको लिखित उसमें भी दिया है। चाहे तो पढ़ें, चाहे तो सुने। मैंने जमाने बाद इतनी खूबसूरत, इतनी नॉलेजेबल, इतनी कानूनी, प्योर कानून, कोई इमोशन नहीं, और बड़े खूबसूरत अंदाज में जगदीप धनखड़ साहब ने इसको प्रस्तुत किया। संजय सिंह, ये तो बात बिल्कुल सही है कि मैंडेमस जारी करने का संभवतः पहला इंस्टेंस होगा। हालांकि सर्शरी तो करते रहते हैं, सर्शरी कोई, यानी कि जो आदेश कोई हुआ है उसको निरस्त करने का, और उसका अधिकार भी माना गया है। लेकिन मैंडेमस निश्चित एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और जो इसमें लिखा है आर्टिकल 145 में, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शैल बी रेफर्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो इसलिए इनका तो वैसे भी नल एंड वॉइड है। आप देखिए आर्टिकल 145 क्या कहता है कि साहब की रूल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाएगा विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। और आप देखिए जरा से, मैं उस दिन भी कह रहा था
मैंने कहा और अगले दिन साबित हो गया। मैंने कहा कोई भी राज्य सरकार कोई भी आए बाएं शाए कानून बना के भेज देगी और आप उसको साइन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और अगले ही दिन तमिलनाडु ने, आपने देखा, इस तरह की बात कर दी, हमको ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। अगर आप उनकी ऑटोनॉमी की परिभाषा पढ़े स्टालिन की, तो मूलतः वो कह रहे हैं कि 370 जो कश्मीर से हटा है वो तमिलनाडु में लागू हो जाएगा। बेवकूफी। अच्छा, लेकिन अब वो पास करके भेज देंगे और आपको 3 महीने में साइन करना, और नहीं साइन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि उसको साइन मान लिया जाए। साइन मान लिया जाए। उसने 10 बिलों को उसने कानून बना के नोटिफाई कर दिया, गजट पे डाल दिया, ये कहते हुए कि बिना गवर्नर के सिग्नेचर के ही आज कानून बन रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरा, आप देखिए सिद्धारमैया ने, जबकि कई बार सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर चुकी है कि भाई संविधान में धर्म के आधार पे आरक्षण दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं। जितनी बार आंध्रा ने किया, जितनी बार कर्नाटक ने किया, हर बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। लेकिन इस बार उन्होंने उसको विधानसभा से पारित करा के गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने उसको रेफर कर दिया प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अगर 3 महीने में फैसला नहीं लेंगे तो ये भी कानून बन जाएगा। आप देखिए, कल को उमर अब्दुल्ला कोई ऐसा कानून बना के भेज देंगे, कश्मीर की असेंबली से कोई ऐसा बिल भेज देंगे जिसमें 370 तो नहीं होगा, पर कुल मिला के वही प्रोविजंस होंगे, प्रेसिडेंट नहीं करेगा तो कानून बन जाएगा। क्या मतलब? एनार्की। एनार्की। ये जस्टिस पारदीसवाला साहब ने एक बार नूपुर शर्मा के लिए कहा था कि तुमने एनार्की ला दी। मैं कह रहा हूं हुजूर, आपके आदेश ने एनार्की ला दी। ये अराजकता है, एकदम इनवाइटिंग एनार्की। और इसको मैंने उस दिन भी कहा था, 11 अप्रैल को मैंने कहा था कि ये कानून, ये ऑर्डर ध्वस्त होगा, या तो लार्जर बेंच से होगा या सरकार से होगा, होना ही पड़ेगा, वरना यू आर इनवाइटिंग एनार्की। इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। मैं बस इतनी उम्मीद करता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश ध्वस्त हो, जब सुपरसीड हो, जब ओवरराइड हो, जब कोई सरकार इसमें कोई अध्यादेश लाए या सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच करे, तो वो जो 10 कानून स्टालिन बना के बैठे हैं वो भी ध्वस्त हो। वो तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात इसमें एक और भी है कि जो कहा धनखड़ साहब ने कि भैया ये तो सुपर पार्लियामेंट बन गए, लेकिन पार्लियामेंट की और धनखड़ साहब की उसमें भी एक बात कहनी पड़ेगी, शक्ति वो होती है जिसका उपयोग किया जाए, और कई बार जो शक्ति नहीं भी होती है उसका भी उपयोग आप कर लेते हैं तो वो शक्ति आपकी अपनी बन जाती है। पार्लियामेंट के पास भी कंटेम्प्ट की शक्ति है, क्यों नहीं उपयोग करते? बताइए। अच्छा, ये धनखड़ साहब जो है वो क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट की जो शक्ति है उसका उपयोग नहीं कर सकते? इन द पास्ट हो जानते हैं चुकी कहां है। से सबसे पहले लोकसभा सरकारों ने, का स्पीकर कंटेम्प्ट के पावर्स को यूज कर चुका है इन द पास्ट। देखिए ये कहां से आरंभ होता है। ये मणिपुर के स्पीकर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जारी की थी और वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सकम कर गई। उसके बाद से ये सारी कहानी किससे शुरू हुई? यदि मैं गलत हूं तो आप मणिपुर स्पीकर वाला भी इसलिए सकम कर गए क्योंकि उन्होंने भी सब अति कर दी थी, उन्होंने भी एक लिमिट क्रॉस कर दी थी, उन्होंने अपने स्पीकर पद पे लघुशंका कर दी थी। अरे साहब, लघुशंका खाली उन्होंने की थी क्या? अभी क्या हो रहा है? जिन महानुभावों की हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ये जस्टिस यशवंत वर्मा वाले केस में क्या हो रहा है? क्या कहा जाए साहब, मतलब देखिए ऐसा है कि शक्तियों का उपयोग नहीं होगा तो वो शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। आप कुछ भी करते रहिए, आप यदि सदा शयता में ये कहते रहेंगे कि साहब हम प्रेसिडेंस रूल नहीं लगाएंगे, कुछ भी हो जाए, तो फिर ममता बनर्जी आपको उसी तरह से चुनौती देंगी जैसे रोज चुनौती देती हैं, हिंसा भी कराएंगी और हिंसा करने वालों को नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में बुला के और उनके साथ जो है गुफ्तगू भी करेंगी।
नहीं, ये तो है, ये तो है। आपने पता नहीं क्या एक ग्लोबल रिकग्निशन प्राप्त करने के लिए, या जो भी लोग मजाक करते हैं नोबेल पीस प्राइज, यू हैव अलाउड द ऑपोजिशन टू क्रिएट एनार्की इन द कंट्री। वो मतलब तमिलनाडु में कोई कुछ कह रहा है, कर्नाटक में कोई कुछ कह रहा है। सीधे डंके की चोट पे जब तमाम मुख्यमंत्री जो कि संवैधानिक पद पे विराजमान है, अगर चीफ मिनिस्टर के स्तर पे बैठे हुए लोग एक नहीं एक से ज्यादा राज्यों में कहते हैं कि हम संसद के कानून को नहीं मानेंगे, तो फेडरल स्ट्रक्चर तो ध्वस्त हो गया ना, संघीय व्यवस्था बची कहां? बिल्कुल, अब स्पष्ट रूप से कहा गया है। और मैं बार बार कहता हूँ साहब के लोग जो है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल वाले लोग हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ पढ़ते लिखते हैं। उनके पास जो आता है उसी को वो आगे बढ़ा देते हैं। और मैं कब से कह रहा हूँ कि भाई लोगों, भाइयों एवं बहनों, बुजुर्गों एवं जवानों, भाई लोगों, बम्बई का जजमेंट पढ़ तो लो। मैंने तो पैरा तक कोट कर दिए कि भाई और मत पढ़ो, आप 264 पढ़ लो पढ़ा हुआ और है, 382 टू 434 पढ़ लो, और उन्होंने पढ़ सब के पढ़ा तो हुआ, वो बोलो केवल कुछ भाई। बहानेबाजी कर रहे हैं, वो मुंबई के जजमेंट की सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बात और बताना चाहता हूं कि भाई ये आपके व्यक्तिगत सोच की बात नहीं है कि आप नहीं करना चाहते ऐसा। आप प्रधानमंत्री के तौर पे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं अगर आप संघीय व्यवस्था को ध्वस्त होने दे रहे हैं। कल एक मैनिफेस्टो तो इनको जारी होना चाहिए। नहीं तो कल क्या कहा? कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा कल? कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब ये आप उनको बता रहे हैं कि साहब आप यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को लंबे समय तक रख सकते हैं डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लगा के। ये हाई कोर्ट कह रहा है। दोनों बातें कही उन्होंने। केंद्र सरकार से कहा कि आप चाहें तो यहाँ लंबे समय तक रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रदर्शन नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री प्रदर्शन करवाना ही चाहती है तो शी इज इनवाइटिंग ट्रबल, वो खुद ही आफत को न्योता दे रही है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने बताया कि आप ये एक्ट लगा के, डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगा के आप सेंट्रल फोर्सेस को खुद तैनात कर सकते हैं, क्या ये बताने के लिए हाई कोर्ट की जरूरत है? क्या भारत सरकार वही को तो मैं नहीं कह रहा मालूम? हूँ। क्या भारत सरकार को ये नहीं मालूम कि 355 में बिना राष्ट्रपति शासन लगाए आप लॉ एंड ऑर्डर टेक ओवर कर सकते हो? क्या भारत सरकार को नहीं मालूम कि 356 भी किसी कारण से संविधान में डाला गया है? मैं कह रहा हूं भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में अपने दायित्वों से मुंह मोड़ रही है। अगर वो किसी भी, मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूं, एक सिंपल सी, अगर मुंबई जजमेंट की भी बात ले लीजिए, मुंबई जजमेंट की बात ले लीजिए, तो कोई प्रधान संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री अगर कहता है कि हम संसद का कानून नहीं मानेंगे, तो उसमें संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई ना। संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो गई, अंडर मुंबई जजमेंट खत्म हो गई। अब मुंबई जजमेंट ये कहता है कि अगर संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो रही हो और मुख्यमंत्री उसके लिए कुछ करने को तैयार है, यहां तो मुख्यमंत्री खुद ही समाप्त करने को कह रहा है। अरे केवल इस बयान पे सरकार खारिज हो जानी चाहिए, बर्खास्त हो जानी चाहिए। आप संघीय व्यवस्था, आप हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री है, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे ममता हो, और चाहे यहां तक कि केजरीवाल, और प्रधानमंत्री उनको तोड़ने दे रहे हैं। ही इज इक्वली कल्पेबल, इफ नॉट मोर। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न है। आपके पास बहुत सारा एविडेंस पहुंच चुका है। आप कभी भी एनआईए को उसको चाहे तो आप हैंड ओवर कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, पार्लियामेंट में खड़े होके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 450 किलोमीटर की जो फेंसिंग बची है 2216 में से, वो इसलिए नहीं हो पा रही है कि सरकार हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही है प्रदेश की, और वो हम तब करेंगे जब 2026 में हमारी सरकार आ जाएगी। नहीं आई तो देश की नहीं सुरक्षा होगी ऐसे ही 5 साल और चलती रहेगी, 10 साल, तो नहीं 15 साल। होगी। आपकी सरकार 20 साल नहीं आई तो देश की सुरक्षा जो है वो इसी तरह से गिरवी रखी रहेगी। पता नहीं मुझको, बहुत एक बार शायद आप ही ने ट्वीट किया था कि आप विदेशों में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, पर आपकी परफॉर्मेंस
इंटरनल इश्यूज पे और इंटरनल सिक्योरिटी पे जज की जाएगी। आप ही का ट्वीट था मेरे ख्याल से। मैंने तो कई बार कहा है कि भाई जहां तक विदेश नीति का प्रश्न है, जहां तक कोविड का प्रश्न है, जहां तक अर्थनीति का प्रश्न है, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले विदेश नीति और कोविड में तो मैं आपको फुल मार्क्स देता हूँ। अर्थनीति में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैं आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करता हूँ, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी पे आई एम सॉरी। नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी पे भी मैं इनको ग्रेस नंबर इसलिए देता हूँ कि इस देश में जहां रोज बम फटते थे नहीं फट रहे हैं। इस देश में जहां हर जगह नोटिस लगी रहती थी जब हम लोग रेलवे ट्रेन में बैठते थे कि कृपया बैठने से पहले बर्थ के नीचे झांक ले, कोई सूटकेस तो नहीं रखा है। तो कम से कम वो स्थिति नहीं रह गई, वो स्थिति नहीं रह गई। अब बम फटने बंद हो गए, आतंकवादी हमले बंद होने, ठीक है, इतने ग्रेस नंबर, मतलब हम आपको इसमें भी 50% नंबर दे देंगे। लेकिन आगे जो करना चाहिए, पहली बात साफ हो सकता है कि आप बाहर से आते हुए जो हमारे खतरे थे उनको आपने रोक दिया, लेकिन व्हाट अबाउट पीपल जो कि अपने देश में रहते हुए, संवैधानिक पद पे रहते हुए देश को ध्वस्त कर रहे हैं। हाँ जी, ईडी ने सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के खिलाफ चार्जशीट दे दी है 12 साल बाद। देखिए, मैं इसमें बहुत बढ़िया मैंने देखा, शमा मोहम्मद जो है बड़ी जबरदस्त वो प्रोटेस्ट कर रही थी, हाथ पैर मुंह नाक कान सब तो मतलब साहब एकदम। तो मैंने उस पर लिखा कि जो मुकदमा दर्ज कांग्रेस सरकार में हुआ, मनमोहन सिंह सरकार में, जिसको दर्ज सुब्रमण्यम स्वामी ने कराया, जिसमें सालों साल बाद, पहले साल भर बाद समन और वारंट कोर्ट ने इशू किया, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया, उसमें भी आप मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कमाल की बात है। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी किसी के खिलाफ, भाई आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, 2015 में जमानत हुई थी माँ बेटे की, 10 साल से ईडी क्या कर रही थी? आज भी ईडी ने देखे चार्जशीट क्यों फाइल की, इसको समझिए। ये मुकदमा लगता था हर महीने लगता, तो हर महीने सुब्रमण्यम स्वामी का वकील या सुब्रमण्यम स्वामी खड़े हो कहते साहब ईडी कुछ कर नहीं रही है, तो झक मार के आपको इसमें चार्जशीट फाइल करनी पड़ी। और क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि भाई एज लॉन्ग एज राहुल गांधी वहां पे हैं, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम सुनिश्चित है। मतलब मोदी से नाराज होंगे, अगर सुनिए, अगर संजय दीक्षित, अनुपम मिश्रा मोदी से नाराज होंगे, राहुल गांधी को देखेंगे, फिर कहेंगे मोदी जी आप ही भले हो। तो इसलिए आप समझिए कि वो उनकी गारंटी है, उनकी सफलता की गारंटी है वो। अभी और देखिए, ये बात मैं सालों से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ। अभी देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, मुख्यमंत्री ने, ये उनके शब्द है कि राहुल गांधी जैसे नमूनों की बहुत जरूरत है। तो ये मुख्यमंत्री के शब्द है, उन्होंने कह दिया, दे रियली नीड हिम। राहुल गांधी जैसे नमूनों की जरूरत है, लेकिन आपका ही घोषित सिद्धांत है कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस मुक्त भारत, देखिए, कांग्रेस को बाकी और कुछ हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस को यदि एकजुट, जो भी जिस शेप में भी थोड़ी बहुत जो एकजुटता जो है, वो है तो इसी परिवार के कारण। भाई यही तो भाजपा चाहती है कि राज्यों में कांग्रेस ना बचे, पर गांधी परिवार के नेतृत्व में पार्टी खड़ी रहे, वो उनकी सफलता की गारंटी है। बाकी तो देखिए, कांग्रेस 3 राज्यों में उनकी सरकार है, तीनों में जल्दी जल्दी चुनाव होंगे। अब इन तीनों राज्यों को जीत लीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। तीनों में तो नहीं, अभी कर्नाटक में बाकी है। कितना बाकी? 2.5 साल 2.5 साल। तो अगले 3 साल में इन 3 राज्य जीत लीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। देखिए, वो तो पूरी तरह से जातीय जनगणना पे ही जा रहे हैं। वो बेचारे चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना माथा पीट रहे हैं, लेकिन ऊपर से दबाव इतना है और उन लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है जो अपने दम पे खड़े हो सके, तो फिर उनको वही काम करना पड़ता है जो उन्हें पता है आत्मघाती है उनके लिए, लेकिन कर। कर्नाटक में जाति जनगणना की करा के सिद्धारमैया ने मतलब सिविल वॉर की नौबत लाती है। मतलब आप सोच के देखिए, जो उनके नतीजे आए हैं, हर आदमी असंतुष्ट है,
हर आदमी असंतुष्ट है। अब कह रहे हैं वो तेलंगाना में कराया तो वहां पे ये हाल हो गया, ये कह रहे हैं दोबारा कराएंगे। ये जाति जनगणना करा रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। नोटिफिकेशन तो अब किया है ना उन्होंने रिजर्वेशन का, अब स्टे आ जाएगा जैसे बिहार में आ गया। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी वो पहले इंस्टेंस में जब इंटरिम स्टे दे दिया था हाई कोर्ट ने, तो वो इंटरिम स्टे तो वेकेट कर दिया, लेकिन जो फाइनल जब जजमेंट आया तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, उसके ऊपर अब कोई स्टे नहीं दिया। तो उनकी जो जातीय जनगणना की पूरी स्कीम थी वो तो खत्म हो चुकी है। तेलंगाना वाले भी यही चाहते हैं कि उनकी भी खत्म हो जाए, वो किए ही उन्होंने इसीलिए। कर्नाटका वाले भी यही चाहते हैं कि वो तो कर दे, भले बच जाए, लेकिन कोर्ट उसको स्टे कर दे। उनका तो ये बुरा हाल होगा, तो जब लिंगायत और वोक्कलिगा मिल जाए यदि कर्नाटका में, तो क्या होता है बताइए। देखिए, आज जो कोर्ट से जो मनमाने फैसले आ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सरकार और विपक्ष, सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल करती हैं, कभी पॉजिटिवली कभी नेगेटिवली। आप समझिए इस बात को, ये सब चाहते हैं हमें कुछ ना करना पड़े, हम कोर्ट से करा दें, हम कोर्ट से करा दें। मोदी सरकार को देखिए, राम मंदिर बनाना कोर्ट बना दे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस कोर्ट तय कर दे, यूसीसी है कोर्ट तय कर दे, हर चीज कोर्ट तय कर दे। अभी भी देख लीजिए, मतलब कमाल की बात है। अरे भाई, इंदिरा गांधी वो थी जो कोर्ट के भरोसे कुछ नहीं रहती थी, सब कुछ खुद ही तय कर देती थी, तो कोर्ट उसमें जाके उसमें मोहर लगा देती थी। इमरजेंसी एकदम सही चीज है। तो भाई आप एक्शन तो लो। हकीकत ये कि चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, कोर्ट के कंधे पे बंदूक चलाना चाह रहे हैं सब, तो जाहिर सी बात है फिर कोर्ट एकदम मनमानी बात करेगी। कोर्ट भी समझ एक मुख्यमंत्री तो है जो सारे निर्णय स्वयं ही लेते हैं। बस सिर्फ एक। कल उन्होंने, देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पहले जब इलाहाबाद हुआ करता था तो इसका एक हिस्सा काट के कौशाम्बी बनाया गया था। हाँ। कल करीब 100 बीघा जमीन, कल येस्टरडे उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और कल यहाँ पे कौशाम्बी के कलेक्टर ने पूरे 100 बीघा पे कब्जा लेके उसको सरकार के नाम दर्ज कर दिया अभिलेखों में। येस्टरडे मेरे पड़ोस में, जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, संभल में वो कौन सी एक दरगाह है, वहां नापजोक शुरू हो गई। अभी देखिए, कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो केवल रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज पे रोक लगाई कि इनको आप डी नोटिफाई नहीं कर सकते। नोटिफाइड 2% तो आपकी रजिस्टर्ड है, 2% तो रजिस्टर्ड है, 98% तो अनरजिस्टर्ड है। अब अनरजिस्टर्ड पे तो कैसे कहेंगे, समस्या तो आ गई ना अनरजिस्टर्ड वाली समस्या। देखिए, जो आदेश है वो ये कहता है कि वेदर डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन, यानी या तो सरकार ने अधिसूचना जारी करके कोई प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी हो, और या वक्फ ने उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा के रखा हो। ऐसी प्रॉपर्टीज देश में कुल 2% है वक्फ। आपको एक बात बताएं, 2013 के अमेंडमेंट में एक सेक्शन 87 हुआ करता था वक्फ एक्ट 1995 में, वो रजिस्ट्रेशन से डील करता था, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। कब डिलीट किया? 2013 में। 2013 का अमेंडमेंट हुआ था ना, मतलब उनका कहना है कि हमसे रजिस्ट्रेशन से कोई लेना ही देना नहीं होना चाहिए। तो भाई सेक्शन 40 में जब सारी पावर दे दी कि बस वो तो आदेश देंगे और वो सब कुछ हो जाएगा, आदेश देंगे तो ये हो जाए, तो भाई नोटिफिकेशन तो सरकारों ने किया नहीं ना। अब तमिलनाडु का किस्सा ले लीजिए, अब तमिलनाडु में वो जो
तिरुचेंतुरई एक गांव है, तिरुचेंतुरई का, जो वो 1500 उन्होंने जो पूरा का पूरा गांव ले लिया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर भी है। वो किस आधार से लिया? क्योंकि उसमें ये प्रावधान है कि आज सेक्शन 40 में यदि वो अपने उसमें दर्ज कर लेते हैं, अपने उसमें रजिस्टर में, उनके रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद वो लिखेंगे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसके ऊपर लियन दे देगी उनको। और तो देखिए वो तो उन्होंने कर लिया, लेकिन गैजेट नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ ना। और जो रजिस्टर में दर्ज जो करेंगे उसके लिए भी तरीका बताया है। इफ दे हैव रीजन टू बिलीव, अगर वक्फ ऐसा सोचता है कि संजय दीक्षित साहब की प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो उसको अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेगी और उसके बाद अपने नाम के लिए मूव कर देगी कि इसको हमारे नाम से चला दिया जाए। कमाल की बात। इफ दे हैव रीजन टू बिलीव, नो प्रूफ रिक्वायर्ड। अब रजिस्टर्ड जो है वो 2% है, नोटिफाइड भी मिला ले उसमें तो 2-4% और ऐड कर लीजिए। 90% तो उसी तरह की है जिसका कब्जा ले लिया कल कौशाम्बी में। तो बस ठीक है, चलो भाई 5-7% लो, बाकी छोड़ो, बात खत्म करो। तो सारा का सारा जो 5 मई को जो झगड़ा होगा वो 5-7% के लिए होगा। मैं कल देख रहा था रिएक्शंस देखने के लिए मैंने कई सारे, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि संजय दीक्षित साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉलीपॉप थमा दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मेरी वार्ता हुई थी मेरी वार्ता हुई थी विष्णु जैन जी से, तो पहली बात मैंने उनको ये पूछा था कि साहब की चीफ जस्टिस साहब अभी तक ये वक्फ एक्ट पूरी तरह से समझ पाए या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो इसकी लड़ाई लड़ी है, हम तो इसकी रग रग पहचानते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अभी तक चीफ जस्टिस साहब जो है वो इसकी तह तक पहुंचे ही नहीं है, और उन्होंने ऊपर के या फिर जो कुछ भी उन्होंने अपने इंप्रेशंस कलेक्ट किए हैं, इतने शॉर्ट टर्म में होता भी नहीं। अभी असिस्टेंस तो आपको मिली नहीं है, वकीलों की असिस्टेंस तो आपको अभी तक ली नहीं ना, आपने सीधे आपने अपना एक मंतव्य बना लिया। नहीं, देखिए वकीलों की असिस्टेंस इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं मानता हूं कि साहब हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब वाज ग्रॉसली अंडर प्रिपेयर्ड, बिल्कुल तैयारी नहीं थी उनकी। कैसे वो जाके खड़े हो गए। कपिल सिब्बल बंदा सिरेआम झूठ बोल रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, कह रहा है कि जो आदमी मुसलमान पैदा हुआ है उससे कहेंगे 5 साल बाद तुम अपनी प्रॉपर्टी कर सकते हो, जबकि 5 साल वाला जो क्लॉज है केवल कन्वर्टेड लोगों पे लागू है, पैदाइशी मुसलमानों पे लागू ही नहीं है। जो मतलब हमने देखा सॉलिसिटर जनरल के पास किसी बात का जवाब ही नहीं था सर, किसी बात का जवाब नहीं था। जबकि उन्होंने कैविएट फाइल की थी। कैविएट फाइल का मतलब हम प्रिपेयर्ड है भाई। जिस समय जब नहीं, मैं एक बात लगातार कह रहा हूं, और मैं उसमें मैंने एक शब्द जोड़ा है, इसका क्रेडिट मैं ले रहा हूं। जो किरण रिजिजू और अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि वक्फ कैन बी कंपेयर टू अ चैरिटी कमिश्नर, इट इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी, जैसा कि वक्फ बोर्ड इट्स नॉट अ रिलीजियस बॉडी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसमें मैंने एक लाइन जोड़ी कि अगर आपको, और उनका टेम्पल कमेटी में क्यों नहीं हो सकता मुसलमान, मैं कह रहा हूं टेम्पल कमेटी कैन ओनली बी कंपेयर्ड टू द इंतजामिया कमेटी ऑफ अ मॉस्क। मंदिर की कमेटी को सिर्फ आप मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से कंपेयर कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। और अगर मंदिर कमेटी में कोई गैर हिंदू नहीं होता तो इंतजामिया कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं होता। इसको आप उदाहरण देता हूं, आप टेम्पल कमेटी से नहीं कर सकते उसको। आप जो साउथ में, केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्रा में, कर्नाटका में, वहां जो HR एंड CE डिपार्टमेंट है, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के अंतर्गत जो वो डिपार्टमेंट्स है, उन डिपार्टमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। और उन डिपार्टमेंट्स में लगातार गैर हिंदू मेंबर्स, चेयरमैन, सेक्रेटरी सब होते रहे साहब। उनका जो मंत्री है तमिलनाडु का, वो तो सेल्फ कन्फेस्ड एथीस्ट है। और एथीस्ट भी कैसा, जो कि पूरी तरह से धर्मों के विरुद्ध खड़े हुए हैं, विशेषकर हिंदू धर्म के।
आप एथीस्ट की बात कर रहे हैं, फिरहाद हकीम को दे दिया था चार्ज ममता बनर्जी ने बंगाल, वो तो टेम्पल ट्रस्ट का दे दिया था उन्होंने, टेम्पल ट्रस्ट का दे दिया था। आजम खान को चार्ज दे दिया था कुंभ मेला कराने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? जगन मोहन रेड्डी ने अपने चाचा को अपॉइंट कर दिया था आंध्रा में। उनका कहना था चाचा हमारे हिंदू है। चाचा का कहना था हम हिंदू हैं, पूरा खानदान कन्वर्ट हो चुका है। तो उन्होंने प्रूव किया, उसको सिद्ध किया। अरे ये भी कमाल है, जगन मोहन रेड्डी की माँ का मैं स्टेटमेंट सुन रहे थे, वो कह रही थी मुझे हिंदुइज्म में कोई यकीन नहीं, ये खत्म हो जाना चाहिए, ये तो सिर्फ हम वोट्स के लिए कहते हैं। खुलेआम बंदी कह रही थी। तो आपका वाईएसआर जो था, इसका पिता, वो कन्वर्ट हुआ था बताते हैं सोनिया गांधी से फेवर लेने के लिए, ऐसा कहते हैं। अब देखिए, ये तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तो एक समय ये भी कह दिया था ना कि साहब कि अगर वो चर्च जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो क्रिश्चियन हो गया। अब इसका क्या किया, जैसा हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डेन्ड प्रीस्ट को जजेस बनाया गया है। ऑर्डेन्ड प्रीस्ट थे साहब नरीमन साहब, जो आजकल बड़ी बड़ी बातें बाहर बैठ बैठ के करते हैं। नरीमन साहब को नरीमन साहब के लिए भी धनखड़ साहब ने कहा था, धनखड़ साहब ने नरीमन को भी पॉइंट आउट किया कि एक बंदा ऐसा है जो चीफ जस्टिस जलियांवाला बाग है और जो कह रहा है कि साहब जलियांवाला बाग हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता। तो 1976 के पहले रोज जलियांवाला बाग होता था। केशवानंद भारती तो लोग रोज जलियांवाला बाग होता था। ये भी बड़ा विचित्र है, देखा है कि साहब के पारसी कम्युनिटी को वो कोरियन जोसेफ नाम है, क्या नाम है, जिनको वो ढूंढ लाया, स्टालिन ढूंढ लाया कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए। कुरियन जोसेफ हो गए, एक और दूसरे भी जो जोसेफ थे ना, जिनको सेंट जोसेफ कहता हूँ, के मैथ्यू के बेटे। वो जॉन पॉल को छोड़ के सब सुप्रीम कोर्ट जज हो चुके हैं, तो उसका क्या किया? तो वो जो मैथ्यू के बेटे थे, अभी जो जोसेफ जो रिटायर हुए, सेंट जोसेफ, वही तो थे जिनसे जब कहा गया था कि साहब के सर तन से जुदा जो है वो क्या हेट स्पीच नहीं है, तो वो हेट स्पीच पे जो बढ़ावा देने वाले थे खाली हिंदुओं के खिलाफ में, तो वो चमक गए। फिर उन्होंने उसको ब्रॉड बेस किया, सभी के लिए कहा। लॉ तो आज ये कहते हैं कि साहब हेट स्पीच हो तो पुलिस तुरंत कॉग्निजेंस लेगी, लेकिन साहब देखो आप तमिलनाडु और केरला वगैरह में डेली हेट स्पीच होती है, पुलिस कोई कॉग्निजेंस नहीं लेती। उसका जो इस तरह के आदेशों का यही हश्र होता है अंत में। आइए फिर आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।